तो अभी 12th रिवीजन बोर्ड में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट शुरू करेंगे। इसमें करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड, जे इज इक्वल टू एनी वीडी रिलेशनशिप, ओम्स लॉ भी आपका इसका डिफरेंट फॉर्मेट होता है। एक जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी वगैरह सब डिस्कस करेंगे। और जो लॉज है इसमें आपका ओम्स लॉ हो गया, किरचॉफ्स लॉ हो गया, और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, सेल का कॉम्बिनेशन, ये सब डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। और उसके बाद आपका मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट तो आप लोग जानते हो, मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ द फ्लोन चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट टाइम। ठीक है। कोई ये मान लो आपका कंडक्टर है और यहाँ से आपका ये डेल्टा टी टाइम इंटरवल में डेल्टा क्यू चार्ज पास हो रहा है, तो एवरेज करंट जो होगा आपको डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कूलम पर सेकेंड या एम्पियर, राइट। और अगर इंस्टेंटेनियस करंट आई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू डेल्टा टी, तो ये डी बाई डी टी ऑफ द क्यू। ठीक है। ये तो मतलब ऐसे फंडामेंटल थोड़ा सिक्वेंशियल रिवाइज कर रहे हैं, तो ये डी क्यू बाई डी टी। ठीक है। और आप इस साथ देखो तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, ये टी इनिशियल टू टी फाइनल। ग्राफिकली देखो, अगर टाइम के साथ अगर करंट वैरी कर रहा है तो ये एरिया हो जाएगा, ये टी इनिशियल टी फाइनल, राइट। तो ये जो एरिया जो होगा वो आपका क्या चार्ज है ना, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है इस टाइम इंटरवल में, वो आपका मिलने वाला है। ठीक है। तो ये सब है। और करंट का तो कंडक्टर का तो आप जानते हैं कि कंडक्टर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये कंडक्टर है ना, तो इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारा होते हैं और दे आर इन द रैंडम मोशन। ठीक है। और इनमें जब अगर तुम सेल अटैच करते हो तो उसके अंदर क्या सेटअप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अदरवाइज ऐसे आप कोई मतलब चार्ज बॉडी को टच करते हो तो पूरा चार्ज उसके सरफेस पर आ जाता है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है। हाँ, जब आप उसको सेल से अटैच नहीं करते हो तो सिर्फ कोई चार्ज बॉडी को टच करते हो कंडक्टर में तो, और ये आपका वो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज है। लेकिन अगर तुम इसमें सेल अगर लगा दिए, ठीक है ना, तो इसमें से क्या होगा, ये आपका देखो इलेक्ट्रॉन जो होगा ये पॉजिटिव की तरफ आएगा। ठीक है ना। यहाँ आ गया, यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये वर्क डन करेगा शेल। ठीक है। और फिर आपका इस तरह से इलेक्ट्रॉन इधर आपका मूव कर जाएगा। ठीक है। और इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक करंट, और करंट का डायरेक्शन बताओ आप लोग, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन लेते हो तो। और इसका जो यूनिट हो गया आपका एम्पियर, कूलम पर सेकेंड। अच्छा, ये करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे कि ये देखो, अभी मैं नॉर्मल एक डेफिनेशन ले रहा हूँ, जैसे ये ए है और ये आई है, तो जे इज इक्वल टू आई बाई ए, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। लेकिन अगर जनरलाइज में बात करूँ तो आपका कोई जरूरी नहीं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो अगर मैं जनरल बात करूँ तो आपका देखो ये करेंट है। ठीक है। ये एरिया वेक्टर, फिजिक्स में तो आपको पता है कि एरिया वेक्टर हम लोग अलोंग द नॉर्मल इन आउटवर्ड डायरेक्शन होता है, और ये थीटा। तो जे इज इक्वल टू, इसे कॉम्पोनेंट ये वाला, तो क्या बोलते हैं, ए कॉस थीटा, राइट। तो जे इज इक्वल टू आई बाई ए कॉस थीटा, या आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, या आई इज इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। तो कभी हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में भी यूटिलाइज करते हैं, राइट। तो ये करंट डेंसिटी हो गया। करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। और वो आपको ध्यान देना है कि आपका उसी एरिया का हम लोग प्रोजेक्शंस लेते हैं जो कि करंट का परपेंडिकुलर हो, करंट का परपेंडिकुलर हो। मतलब इसमें देखो, अगर ये आप देख रहे हो ना, अगर ये एरिया है तो इसके दो कंपोनेंट्स है, ये वाली और एक ये वाला है, और करंट है ऐसे पास, तो ये कंपोनेंट से तो करंट डेंसिटी क्या होगा, जीरो होगा। ये तो अलोंग द सरफेस हो गया। ठीक है। तो आप मैथमेटिकली, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द करंट एंड एरिया वेक्टर, और करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है अलोंग द करंट लेते हैं। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, तुम्हें कुछ फंडामेंटल चीज, ड्रिफ्ट स्पीड, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ये सब तुम लोग को जानना होगा। ड्रिफ्ट स्पीड मतलब क्या होता है एक्चुअली, जब तक आप कोई कंडक्टर लेते हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सब रैंडम मोशन में होता है। ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करने के चलते अगर सेल अटैच करते हो और आप कोई कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इसको देते हो तो इसके अंदर में क्या डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके चलते एक ये वेलोसिटी गेन करता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट वेलोसिटी इज नोन एज द
ड्रिफ्ट स्पीड। और ये देखा जाए तो बहुत न्यूमेरिकली स्मॉल होता है जो रैंडम स्पीड होती है उसके रेस्पेक्ट में। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो आपका जो मेन मोशन है, जैसे कि आपका वो नहीं चेंज होता है, वो थोड़ा हल्का हल्का ड्रिफ्ट होता है। पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन तो पूरा आपका ये सब पूरा भरा हुआ है, तो एक अपोजिट में आपका हल्का हल्का ड्रिफ्ट होने लगेगा, तो उसके चलते करंट फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। और आप लोग को जो भी लोगों को डिटेल्स में स्टडी करना है तो ये अपना प्लेलिस्ट में बना करके चैप्टर्स बनाए गए हैं, वहां पर जाकर के आप देखेंगे। अभी राइट नाउ हमारा पर्पस क्या है, रिवीजन पर्पस है, मतलब आपको जस्ट एक्सलरेट करना है, आपका सब चीज पढ़ा हुआ है, जस्ट एक सिस्टमेटिक आपको कोई मोटिवेशनल मतलब प्रॉपर वे तैयार करना है जिससे कि आप चैप्टर वाइज थोड़ा कर पाए अपने आप को, ठीक है ना। और बीच बीच में आप सैम्पल पेपर्स लिखें, साथ साथ में आप जो अभी जेई के एग्जाम्स आ रहा है जो लेटेस्ट आपको जनवरी अटेम्प्ट, उसके लिए भी आप पीवाईक्यू भी लगाएं, ठीक है। और मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी पीवाईक्यू डाल रहा हूं, और जल्दी से मैं भी आप ट्राई कर रहा हूं कि जेई मेन के लिए भी पीवाईक्यू स्टार्ट किया जाए, राइट। तो देखो इसमें ड्रिफ्ट स्पीड बताओ, ड्रिफ्ट स्पीड तो आप लोग डिफाइन करो, मतलब इट इज द स्पीड गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट इज द स्पीड गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो उसका वी डी ड्रिफ्ट स्पीड ई टाउ हो जाएगा। टाउ क्या है आप लोग बताओ, रेजिस्टेंस टाइम होता है। इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो कोलाइड्स करते रहते हैं, तो ये एवरेज होता है, एवरेज टाइम इंटरवल। ऐसा नहीं कि क्योंकि ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी लार्ज नंबर में होते हैं, तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो एवरेज पर चलेगी, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ई इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाइड हो गया जो आप कंडक्टर को कर एमी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये आपका ड्रिफ्ट स्पीड का डेफिनेशन हो गया। टाउ क्या है बच्चों, रिलेक्सेशन टाइम है, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो वी डी इज इक्वल टू ई एम ई टाउ, राइट। और एक करंट डेंसिटी भी समझ गया। अब इसको तुम्हें रिलेट करना है, जे इज इक्वल टू एनी वी डी, ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है, ठीक है। और चाहो तो जे इज इक्वल टू एनी वी डी के बदले ई एम ई टाउ, ठीक है। तो जे इज इक्वल टू एनी ए स्क्वायर टाउ एम ई इंटू ई, और ये जो पूरी क्वांटिटी है इसको तुम बोलोगे सिग्मा ई, ठीक है। ये फॉर द गिवन मटेरियल एंड टेम्परेचर, मतलब ये गिवन मटेरियल अगर देखा जाए तो एट मतलब गिवन टेम्परेचर एंड फॉर गिवन मटेरियल इज इट कांस्टेंट, दिस इज द कांस्टेंट, राइट, सिग्मा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, राइट। ये क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, राइट। तो अभी हम लोग देखते हैं, मतलब ये आपको कि J इज इक्वल टू एनी वी डी, आप बताओ करंट डेंसिटी इज इक्वल टू एनी वी डी। एन क्या है, नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, हर मटेरियल के लिए तो निकाल सकते हो, नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, और वी डी हो गया ड्रिफ्ट स्पीड। जैसे कि मान लो कि आपको कोई ये कंडक्टर है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, कोई आप ऐसा समझो कि ये t इज इक्वल टू 0 है डी टी टाइम में यहाँ, तो इसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और चार्ज के चलते कितना करंट फॉर्म हो रहा है, और वो करके हम लोग इसमें रिलेशनशिप करेंगे। तो ये तो डिस्टेंस तुम्हारा वी डी इंटू डी टी हो जाएगा, और ये आप ए मान लो इसका एरिया, तो आपका ये जो वॉल्यूम दिख रहा है बोलो ये हो जाएगा ए वी डी इंटू डी टी। और टोटल चार्ज अगर बोले तो एन ए वी डी डी टी इंटू ई हो गया, राइट। अब इसमें तुम क्या करो, करंट निकालो, तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो ये देख लो एन ए वी डी डी टी टाइम हो गया ई डिवाइडेड बाई डी टी, तो डी टी गया, तो आई इज इक्वल टू एनी वी डी, राइट, आई इज इक्वल टू एनी वी डी इंटू ए, और आई बाई ए इज इक्वल टू एनी वी डी, राइट, और जे इज इक्वल टू एनी वी डी, ठीक है। तो ये आपका देखो ये डेरिवेशंस हो गया। तो ये सब तुम लोग को मतलब एकदम बिल्कुल दिमाग पर रहना चाहिए ये सब के कैसे क्लियरली। और एक अभी मैंने आई इज इक्वल टू जे डॉट ए प्रूफ किया था, देखना ये कूलम्स क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी, करंट स्केलर क्वांटिटी, करंट में डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन इसका जो एडिशन होता है वो एंगल बेस्ड नहीं होता है। मतलब किसी भी ये थीटा कुछ भी हो, अगर ये आई है और ये आई डैश है तो ये आई प्लस आई डैश ही होगा, चाहे थीटा कुछ भी हो, मतलब वेक्टर
वेक्टर में ऐसा नहीं होता है, वेक्टर का जो एडिशन होता है वो एंगल बेस्ड होता है, राइट। तो ये सब हम लोग समझ रहे हैं। ये आपको मैंने सिग्मा का भी समझा दिया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जे, और उसको ओम्स लॉ का एक्चुअली रियल फॉर्म वही होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, मतलब करंट डेंसिटी इनसाइड एनी कंडक्टर एट गिवन टेम्परेचर एंड फॉर गिवन मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अगर ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ये घटाओगे तो ये घटेगा, और जे बाई ई जो होता है ये कांस्टेंट होता है, और दैट इज द सिग्मा। हाँ, कब? एट गिवन टेम्परेचर, ये ध्यान देना है, गिवन टेम्परेचर एंड गिवन मटेरियल, मटेरियल चेंज नहीं करना है भाई, गिवन मटेरियल में आपका ये होने वाला है, राइट। तो ये सब देखो ध्यान से आप लोग, है ना। ये इलेक्ट्रिक करंट आपका जो टॉपिक है, मतलब ये थोड़ा चलता है, फ्लो में चलता है, और कंपेरेटिवली इजी टॉपिक्स है विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो फर्स्ट एंड सेकंड जो चैप्टर्स है उसके रेस्पेक्ट में, राइट। तो ये सब हो गया। और सिग्मा को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं, और उसका जो रेसिप्रोकल होता है रो, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, राइट। रो इज इक्वल टू 1/आपका सिग्मा। ये भी तुम्हारा मटेरियल और टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। और तुम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो डिफाइन करते हो, कोई वायर का जो रेजिस्टेंस, जो उसका करंट अपोज करने की जो टेंडेंसी होती है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो देख लो ये जियोमेट्री है प्लस मटेरियल है, ठीक है ना। और देखा जाए तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये आपका रो जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और एल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अबाउट विच वी कैलकुलेट रेजिस्टेंस, एंड एरिया क्या है? परपेंडिकुलर एरिया इंजेक्टेड बाय द करंट। ये ध्यान देना भाई तुम लोग, परपेंडिकुलर एरिया इंजेक्टेड बाय द करंट, ठीक है। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। जैसे अगर तुम मान लो कि अब सपोज डैट कि ये कोई क्यूबिकल कंडक्टर है, ऐसा क्यूबिकल कंडक्टर या क्यूबॉइड के फॉर्म में है, ये एल है, ये तुम्हारा बी है, और ये एच है। अब मान लो तुमको ये ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, और इसकी जो मटेरियल रो दी हुई है एक फिक्स टेम्परेचर पर ऐसा दिया हुआ है। तो अब देखो इसमें अब ऐसा रो इज R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो एल क्या होगा? ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, डैट विल बी एल, ठीक है। और एरिया क्या हो जाएगा? ये वाला एरिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी एच। अब मान लो तुमको पी क्यू में निकालना है, रेजिस्टेंस बिटवीन पी क्यू निकालना है, तो रो, तो तुम ये अब लोगे एच, लेंथ एच लोगे, और उसका जो इंजेक्टेड एरिया जो परपेंडिकुलर एरिया है डैट विल बी एल इंटू बी, एल इंटू बी, राइट। तो ये दिमाग में आपको बात रखनी है बच्चों, ठीक है। और आपको इसमें इस तरीके से रेजिस्टेंस का भी थोड़ा सा मिल गया, आपको आइडिया मिल गया। और ये आपको ओम्स लॉ जो होता है, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, जो हम लोग जो क्लास 10 में एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर गिवन मटेरियल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस potential difference between any 2 points is directly proportional to current passing through it, right। जैसे कि ये हम लोग रेजिस्टेंस को R से दिखाते हैं, ये करंट दिखाते हैं, इसका साइन कन्वेंशन तो ये प्लस हो गई, ये माइनस, जहाँ से करंट एंटर करता है वहाँ पर हम लोग पोटेंशियल की साइन क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं, और यहाँ पर माइनस लेते हैं। और इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस V, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एंड ये जो प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो R आएगा, और ये आपका कांस्टेंट है। टेम्परेचर फिक्स अगर रहा तो मटेरियल फिक्स रहा तो, ठीक है। अभी जस्ट आई डिस्कस्ड I इज इक्वल टू R रो एल बाई ए, गेटिंग नाउ। और इसमें भी कुछ कुछ हम लोग आपका जैसे कि ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, और आपका ये क्या बोलते हैं इसका जो अल्फा, अल्फा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ये आपका अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, राइट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी, राइट, रजिस्टिविटी। तो ये भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑलराइट। तो ये सब ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स आपको, किस तरीके से बात कर हम लोग इसमें ये करते हैं। तो चलो आप करते हो ओम्स लॉ का, ठीक है। तो ओम्स लॉ में डिफाइन तो कर चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर गिवन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, material of conductor the potential difference, right, the potential difference between 2 points, between 2 points is directly proportional to, is directly proportional to, right, directly proportional to current passing through it, current passing through it, right, current passing through it, करंट पासिंग थ्रू इट, ओके। तो मैथमेटिकली बोले तो V इज इक्वल टू IR, है ना, ये आपका कांस्टेंट।
तो देखो इसमें आप उसको क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कैसे करोगे, इसको भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है, डेरिवेशंस वगैरह पूछते रहते हैं बोर्ड्स में। और फंडामेंटल बोर्ड का प्रिपेयर करने का तरीका वही होता है कि आप पहले जितने चैप्टर्स उसके डेरिवेशंस वगैरह मतलब थोड़ा मेमोराइज टाइप का हो, दिमाग में सब सारी बातें हो, फ्लो में हो चैप्टर्स को। तो आपको देखो ये आपका कंडक्टर है, ये मान लो लेंथ एल दिया हुआ है, ये पोटेंशियल सेल है भी, इसमें से करंट आई, ठीक है। और ये आपका एरिया क्या है, ए है। तो जे इज इक्वल टू एन ई वी डी या जे इज इक्वल टू आई बाई ए। तो इसमें देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो गया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है, ठीक है। तो इसका देखा जाए तो V इज इक्वल टू ये तो EL हो गया। और ये एक्चुअली J इज इक्वल टू सिग्मा ई क्या है तुम्हारा, ओम्स लॉ का रियल फॉर्म है। ये ध्यान देना बच्चों, J फंडामेंटल है ये उससे भी आपका, ठीक है। और ऐसे तो ये लॉ यूनिवर्सल नहीं है, ओमिक लॉ ओम्स लॉ हर कंडक्टर के लिए नहीं है, मतलब कंडक्टिंग मटेरियल के लिए अप्लाई होता है। और सिर्फ मतलब एवरी मटेरियल के लिए नहीं होता है, इट्स ओनली फॉर द कंडक्टिंग मटेरियल। सेमीकंडक्टर्स वगैरह में तो ग्राफ आपका जो होगा, अगर इसके ओम्स लॉ से देखा जाए तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो इसका तो ग्राफ जो होगा आपको इस तरीके से होगा, ठीक है। इसमें टेम्परेचर पर भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अब V इज इक्वल टू आई आर, तो V बाई आई इज इक्वल टू आर होता है। अब ये देखिए मान लो कि ये T1 है, ये T2 है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो देखो इसमें जो R तो ज़्यादा है, R2 है, स्लोप वाइज देखोगे तो R2 ग्रेटर देन R1 हुआ, तो T2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बोलो, T1 हो गया। तो ये सब भी एनालिसिस करना जरूरी है। और ये देख लो इसमें तुम V इज इक्वल टू, तो हाँ तो तुमको पता है, अब ये प्रूफ करना चाहते हो तो आप ऐसा देखो, इसमें बताओ J इज इक्वल टू सिग्मा ई हो गया, I बाई ए इज इक्वल टू सिग्मा ई हो गया, या यू कैन से I बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई रो इंटू ई। और ये देख लो V इज इक्वल टू ई एल होता है, तो E इज इक्वल टू V बाई एल हुआ ना, तो I बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई रो और V बाई एल, तो V इज इक्वल टू रो एल बाई ए इंटू आई। तो देखो ये तो आपको एक तरह का कांस्टेंट दिख रहा है एट द गिवन टेम्परेचर एंड गिवन मटेरियल, तो V इज इक्वल टू आर आई, ठीक है। और R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और भी कुछ फास्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें जैसे कि आपका अल्फा क्या है बच्चों, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, राइट। तो अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एक्चुअली है क्या, ये समझना जरूरी है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी, ये है क्या एक्चुअली। तो ये तो आपका एक तरह से बोले तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या है आपका फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, राइट, रेजिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर या पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, राइट। मतलब अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी इज व्हाट हियर, दिस इज द चेंज इन द टेम्परेचर, दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर, या डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर डेल्टा टी। और ये आपका कांस्टेंट होता है, मतलब शॉर्ट रेंज में बहुत हाई रेंज पर जाकर के ये चेंज करता है। तो अल्फा आर डेल्टा टी या आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज इक्वल टू आर इनिशियल अल्फा डेल्टा टी, या आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल अंडर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये आपका इसका जो यूनिट होगा ये अल्फा के हिसाब से होगा, ये आपका 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा का तो यूनिट देखें तो पर डिग्री सेल्सियस इनवर्स या तो केल्विन इनवर्स होगा, राइट। तो ये हो गया आपको, इसमें मैथमेटिकल जैसे कि आर फाइनल को डबल होने में कितना टेम्परेचर जाएगा, ये जैसे आर इनिशियल से डबल हो जा रहा है तो डेल्टा टी कितना होगा। तो अब ऐसा उसमें तो क्या हो जाएगा आपको 2RI इज इक्वल टू RI 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये गया आपका RI गया, तो 1 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी या डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा। तो ऐसे आपका, ठीक है। तो ठीक है, आपको ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये सब फंडामेंटल्स जो बता दिया। कभी ये ओमिक कंडक्टर नॉन ओमिक कंडक्टर का, तो ओमिक कंडक्टर मतलब कि
जैसे कि आपका प्योर कंडक्टर हो गया, कॉपर वगैरह हो गया, तो उसमें आपका क्या होता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सेमी कंडक्टर्स में, ठीक है, सेमी कंडक्टर्स में जैसे इसमें रो भी है ना, ऐसा भी हम लोग डिफाइन करते हैं, डेल्टा रो बाई रो डेल्टा टी अल्फ़ा, ठीक है। और अल्फ़ा पॉजिटिव होता है मेटल के लिए या कंडक्टर के लिए, अल्फ़ा नेगेटिव होता है सेमी कंडक्टर के लिए। सेमी कंडक्टर की रजिस्टिविटी क्या होती है, घटती है इस तरीके से। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ये डिग्री सेल्सियस तो उसका रजिस्टिविटी घटती है। और स्पेशली ये तो एक अपना चैप्टर भी है, ठीक है, और उसमें देखना कुछ डिलीटेड पार्ट है, जैसे ट्रांजिस्टर वगैरह डिलीट किया गया है बोर्ड में, तो ये सब आप लोग देखो, ठीक है। और आपका जो उसमें सेमीकंडक्टर्स में डायोड वगैरह पीएन जंक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें जो फॉरवर्ड बायस करंट V वर्सेस I और कुछ इस तरह का होता है, तो ये भी नॉन ओमिक में आता है डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसमें ध्यान देना, ठीक है, नॉन ओमिक में आएगा ये आपका। दूसरी बात है कि आपका जो जंक्शन रूल्स वगैरह होता है उसमें आपका जंक्शन रूल हो गया, लूप रूल हो गया, उसका रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशंस वगैरह हो गया, तो वो सब डिस्कस करना होता है। तो ये KCL और KVL, ठीक है, तो ये सब भी हमने प्ले लिस्ट में काफ़ी डिटेल्स पर इस पर किए हैं, सम्स वगैरह किए हैं। तो ऑलवेज आई से डैट कि इफ़ यू वांट इन द डेप्थ देन यू गो फॉर द प्ले लिस्ट एक्चुअली। और ये जो अपना जो टॉपिक्स आ रहे हैं चैप्टर्स रिवीजन के नेम से आ रहा है, और उसमें नॉन ऐसा कुछ सिंपल लिखा हुआ है, तो देखना आप लोग। तो इसमें किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो ये तो क्या जंक्शन रूल भी बोलोगे ना, तो जंक्शन रूल भी क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी पॉइंट पर इनकमिंग करंट का सम और आउटगोइंग करंट बराबर होता है। जैसे ये इस तरह से, ये क्या है, जंक्शन हो गया, ये I1 I2 और ये I3, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, ठीक है। एट एनी जंक्शन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन एनी जंक्शन सम ऑफ द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ द आउटगोइंग करंट, राइट। I1 प्लस I2, या यू कैन से I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। चाहो तो इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप प्रॉब्लम भी सॉल्विंग में इसको यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ का वोल्टेज V1, ये V2, यहाँ का वोल्टेज V3, ये मान लो रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R3, यहाँ जंक्शन का मान लो वोल्टेज X, जंक्शन वोल्टेज, तो V1 माइनस X मतलब ये अपन I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम देख लो, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, तो ये V1 माइनस एक्स बाई R1 प्लस V2 माइनस एक्स बाई R2 इज इक्वल टू एक्स माइनस V3 बाई R3, ठीक है। अब ये आप इसको सॉल्व कर सकते हो। स्पेशली मान लो मैं एक स्पेशल केस ले रहा हूँ, स्पेशल केस में R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 ले लो, तो V1 माइनस एक्स बाई R प्लस V2 माइनस एक्स बाई R इज इक्वल टू एक्स माइनस V3 बाई R, राइट। तो ये तो R गया, आपका R कैंसल हुआ, तो ये आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 3x, या x इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3, इजंट इट। तो दिस इज द जंक्शन रूल, राइट। इसका काफ़ी यूटिलाइज होता है कोई भी सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट्स में भी इसका यूटिलाइज होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी यूटिलाइज होता है। अगर आपने कोई पॉइंट का जंक्शन निकाल लिया तो आपको मतलब आपने इलेक्ट्रिक सर्किट को रिजॉल्व कर दिया, राइट। आपको फिर एवरीथिंग्स वॉट एवर यू नीड यू कैन कैलकुलेट, राइट। तो ये होता है। उसके बाद अपन करते हैं जैसे ये लूप रूल। तो लूप रूल्स का क्या होगा, एक्चुअली लूप रूल क्या है, तो लूप रूल जो होगा इसमें आपको डिस्कस करेंगे, मतलब कोई भी क्लोज सर्किट्स में ना टोटल सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। जैसे कि कोई सर्किट है इस तरह से, आपका यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट्स सेल वगैरह, मतलब ये या तो रजिस्टेंस या तो सेल, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि अब इस तरह से प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, उसका V1 V2 V3 V4, ठीक है। इस तरह पोटेंशियल डिफरेंस है कोई क्लोज सर्किट्स में। तो अब ये आप कोई भी क्लोज लूप से आप ऐसे, और इसमें साइन कन्वेंशन होता है, साइन कन्वेंशन का थोड़ा जान लेना होगा आपको कि साइन में सेल के लिए बोलो, आपको आइडिया होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाओगे तो क्या होगा, पॉजिटिव टू तो माइनस ई होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाओगे तो ये प्लस ई लोगे। और करंट में देखो आप, जैसे ये आर है, इधर जा रहे हो तो ये प्लस और माइनस, ठीक है। तो अलोंग द करंट अगर जा रहे हो तो माइनस आर आई होगा, और ये हो गया तुम्हारा अलोंग द करेंट, राइट, अलोंग द करेंट, ठीक है। और अगेंस्ट द करंट जा रहे हो अगर,
आप अगेंस्ट द करंट जा रहे हो तो ये प्लस आई आर होगा, ठीक है। तो ये अपना साइन कन्वेंशन है, ठीक है। जैसे अब ये मान लीजिए हम लोग इस तरह से ये ए बी सी डी, यहाँ तो मैंने साइन कन्वेंशन ऐसे आर्बिट्री बता दिया है बस समझाने के लिए। तो लूप रूल क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल तो सम इन एनी क्लोज सर्किट सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव तो -V2, नेगेटिव टू पॉजिटिव +V3, पॉजिटिव टू नेगेटिव -V4 एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव +V1 इज इक्वल टू जीरो, राइट। आप चाहो तो इसको रियलिस्टिक फॉर्म में भी देख सकते हो, जैसे कि कोई आप क्या बोलते हैं सेल ले लो, रेजिस्टेंस वगैरह ले लो, तो उसमें तुम आप देखो कि कैसे इसको ये करते हो, ठीक है। जैसे आप ये ले लो, सेल ले लो ई, इसमें स्मॉल r E1 R1, ये आप रेजिस्टेंस ले लो कैपिटल R, ये आप E2 R2 और स्मॉल R2 ले लो, और ये अपन को ले लो R3, राइट। अब मान लो तुम करंट ऐसे ले लिए ऐसा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर यहाँ से तुम एक लूप बना करके डिस्कशन करना तो देखो ये तुम अलोंग द करंट जा रहे हो, मतलब ये डायरेक्शंस तुमने एक मान करके, मतलब थिंकिंग प्रोसेस है तुम्हारा, ये पाथ है तुम्हारा, इस तरीके से थिंक कर रहे हो तो थिंकिंग पाथ बोलते हैं इसको। कोई भी क्लोज सर्किट में आप थिंकिंग पाथ ले सकते हो। तो ये थिंकिंग पाथ से ये तुम्हारा क्या अलोंग द करंट जा रहे हो, ठीक है। तो -IR3, फिर ये देखना इसमें भी अलोंग द करंट है तो -IR2, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो +E2, फिर अलोंग द करंट जा रहे हैं तो माइनस इसको कुछ IR चलेगा, ठीक है, एंड -IR1, ठीक है, -IR1, तो ये -IR3 -IR2 +E2 -IR -IR1 एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव +E1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये काफ़ी यूजफुल इक्वेशन है, आप कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए लूप रूल्स यूज कर सकते हो, राइट। तो ये अपना आज का हम लोग सेशन कंप्लीट करते हैं। कल का जो सेशन होगा उसमें जो इसका रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशंस, सेल कॉम्बिनेशंस एंड व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।